ठीक है, लेट्स से कि ये सिचुएशन है बेटा हमारे पास, और यहां हमें ये कैलकुलेट करना पड़ जाए कि कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी इस स्क्वायर लूप के ऊपर ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। मान लिया कि यहाँ पर करंट कुछ 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इधर कुछ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फोर्स ए बी सी डी, तो फोर्स ऑन ए बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x, इतना ही होगा। ठीक है बेटा, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ इस ए बी सेक्शन के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो एफ ए बी पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई x, इतना ही होगा ना। और अगर हम फोर्स ऑन सी डी पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करें देन दिस विल बी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi x plus a होगा। Now in this case, force AB per unit length will be 5 times of mu naught upon 2 pi x, or force on CD per unit length will be 5 times of mu naught upon 2 pi x plus a होगा। तो इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट क्योंकि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये वाला सेक्शन विल एक्सपीरियंस, यानी ये ए बी पार्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जबकि सी डी पार्ट एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहां पर तो फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों की अगर हमने देख ली तो ऑब्वियसली फोर्स पर यूनिट लेंथ सी डी छोटा है किससे? फोर्स ए बी पर यूनिट लेंथ से। इसका मतलब जो नेट रिजल्ट होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज a current carrying rectangular loop। अगर हम एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप की बात करें और ये लूप में करंट मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या होगा? ये लूप एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि इसकी ये वाली जो अपोजिट एजेस हैं, ये दोनों एजेस जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी उसकी वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी, उसकी वजह से क्या एक्ट करेगा? यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट करेगा। ए बी सी डी। अगर हम एडी की बात करते हैं तो क्योंकि करंट अपवर्ड्स मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन आपको दे रखी है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब आप इस वाले पार्ट को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, करंट डाउनवर्ड्स, तो फोर्स कहाँ आ रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। यानी ये जो सेक्शन है बीसी, ये एज है बीसी, ये बाहर की तरफ आएगा, तो एडी मूव करेगा अंदर की तरफ। इट मींस ये एक फिक्स्ड एक्सिस होगा अबाउट विच इट रोटेट्स लाइक दिस। ठीक है, यस सर। अब इसी रोटेशन की वजह से इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा बेटा? एक टॉर्क एक्ट करेगा, एंड दैट टॉर्क विल बी एन आई ए बी कॉस थीटा। और ये थीटा किस किसके बीच में होना चाहिए? प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेकिन अगर आप एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल की बात करो जो कि अल्फा होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास
NIAB साइन अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. इस बात के ऊपर हमने पहले प्रॉपर डिस्कशन किया था, अगेन फिर से बता रहा हूं, इट डिपेंड्स कि आप एंगल कौन सा लेते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है Yes, sir. और अगर आप फॉर्मूला ठीक नहीं लेंगे तो बेटा आंसर गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से एंगल लेना कि कौन सा एंगल वहां पर एक्ट कर रहा है। अगर आप लेते हैं एंगल विद द प्लेन यानी कि कॉइल, तो कॉइल के साथ जो एंगल है थीटा, इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग मार्क करा। अगर आप एंगल ले रहे हो आपके एरिया वेक्टर के साथ, तो एरिया वेक्टर के साथ हमेशा एंगल कितना बनेगा, अल्फा। तो आप वहां पर साइन अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर आप एंगल लेते हैं थीटा, तो वो थीटा किसके साथ है, प्लेन के साथ है, यानी कि पूरी पूरी कॉइल के साथ है, उसके एरिया वेक्टर के साथ नहीं है। तो वैसे भी एरिया वेक्टर और कॉइल के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो अगर आपको थीटा यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा हो तो आपका आंसर 60 से ही निकलेगा फिर। ठीक है, Yes, sir. सर वैसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं ना फॉर्मूला? दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा कि यही लगाना है या वो ही लगाना। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, बट ठीक लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। सर एक मिनट, वो नोट करना था। हाँ, नोट तो कर लो। ये तो वैसे भी आपने बेटा पहले नोट कर ही रखा होगा। हाँ सर, किया तो हुआ है, पर अभी करूँगा तो अच्छे से समझ आ जाता है। चलो कोई नहीं, कर लो। डन सर। हो गया सर। सर आपका माइक म्यूट हो रहा है। ओके, अगला टॉपिक है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग कुछ वाइवा क्वेश्चंस की भी साथ साथ में बात करते चलेंगे कि वाइवा क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और क्या उनके आंसर्स हो सकते हैं। और जनरली जो वाइवा क्वेश्चंस हैं ये आपके थ्योरेटिकल असर्शन रीजनिंग और इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर भी आजकल पेपर में आने लगे हैं। ठीक है, जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वहां पर ये वाले क्वेश्चंस भी थ्योरेटिकली आ जाते हैं। तो देखना ध्यान से, एक्चुअल में बेटा पहले टाइम में क्या होता था कि जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया गया तो उसके अंदर जो कॉइल रखी जाती थी वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखते थे। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ साथ जो आपके मैग्नेट्स हुआ करते थे या आपके सिंपल मैग्नेट्स होते थे और फ्लैट शेप्ड मैग्नेट्स होते थे। अब जनरली ऐसे फ्लैट शेप्ड मैग्नेट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपको कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ठीक है,
लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा वैसे वैसे ही एंगल्स वेरी करेंगे, और अगर एंगल वेरी करता है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, है ना। यस सर। अब यही कहानी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी यही बात दोहराई जाएगी। जैसे जैसे इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और ये मूव करेगा, जब इसमें हम करंट पास करवाएंगे तो जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क चेंज होगा। अब एक बात सोचो, आप अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए आपके पास एक एमीटर है, वोल्ट मीटर है, या फिर एक एमसीजी है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। आप क्या प्रेफर करोगे? आप कौन से वाला एमसीजी, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर प्रेफर करोगे जिसकी नीडल कहीं कहीं अटक जाती हो या फिर जो स्मूथ रीडिंग देता हो? ऑब्वियसली हम एक ऐसा वाला गैल्वेनोमीटर या आपका एमीटर वोल्ट मीटर लेने की कोशिश करेंगे जो कि स्मूथली वर्क करे, उसकी नीडल कहीं बीच में अटके ना। इट मींस के देयर मस्ट नॉट बी एनी फॉल्ट इनसाइड द मीटर इनफैक्ट। अब अगर मीटर में कोई फॉल्ट नहीं होगा तो ही हम रीडिंग प्रॉपर ले पाएंगे, बट यहाँ तो अरेंजमेंट में ही एक फॉल्ट है। अरेंजमेंट में क्या फॉल्ट है? जैसे जैसे कॉइल मूव करेगी वैसे वैसे उसका जो एंगल है, प्लेन का एंगल, या आप ये कहें एरिया वेक्टर का एंगल, आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरी करेगा। तो टॉर्क यहाँ पर वेरिएबल होगा, और टॉर्क अगर वेरिएबल होगा तो एक कांस्टेंट रीडिंग आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे अगर हम ये कहें कि एक, अच्छा ये बताएं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया है स्कूल में? सर नहीं, अभी तो नहीं किया। अच्छा, जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे, जब हम लोग एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, अच्छा ओम्स लॉ तो सबने किया ही होगा, हाँ सर, वो तो कर लिया। ठीक है। अब ओम्स लॉ में या पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि करंट एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो एमीटर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको शो करता है, यानी कि उसकी नीडल आगे या पीछे नहीं हो रही होती, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको देता है, एमीटर भी और वोल्ट मीटर भी। ऐसा तो नहीं होता ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रखे रखे उसकी रीडिंग ऑटोमेटिकली कम होने लगे। भाई जितना करंट पीछे से आ रहा है उतना तो वो शो करेगा, ठीक है, जितना यस सर्किट सर। में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। अब अगर मान लो कि ऐसा होने लगे कि जैसे जैसे वो करंट आप बढ़ाते जाएं तो कॉइल रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी तो टॉर्क चेंज होगा, तो कभी वो आपको ज्यादा रीडिंग दे कभी कम दे। अब ऐसे वाले एमीटर का तो कोई फायदा नहीं, और ऐसे वाले किसी भी मीटर का कोई फायदा नहीं। तो हमने क्या करा, इसके अंदर कुछ चेंजेस करे, और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर जो चेंजेस किए गए वो ये थे बेटा, कि instead of using these flat shaped magnets, हमने यहां पर यूज किया ऐसे वाले मैग्नेट्स का। ये हमारे कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स हैं, ठीक है। और इन कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स के बीच में हमने प्लेस किया एक कॉइल को। अब कॉइल को हम यहाँ पर कहां पर प्लेस करेंगे, इसके ऊपर भी, या इसको यूज करने का पर्पस क्या था? सबसे पहले तो पर्पस ये था कि क्योंकि ये कॉनकेव शेप्ड है तो इनका कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि फोकस होगा, जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कन्वर्ज कर जाएंगी, ऐसा होगा, यस सर। ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज कर गई, है ना। अब यस अगर सर। इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज कर जाए तो उसने कहा कि अब हम यहाँ पर जो कॉइल यूज करेंगे वो कॉइल भी, या तो हम लोग सिलिंड्रिकल कॉइल यूज करेंगे या फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे एक स्फेरिकल कॉइल। अब सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कॉइल यूज करने के पीछे क्या वजह थी? जैसे आपके पास कोई भी एक सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल बॉडी हो, लेट्स से कि ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो जितनी भी फील्ड लाइंस इसके सरफेस के ऊपर आकर हिट करेंगी इसको, तो हर फील्ड लाइन के लिए देयर मस्ट बी अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इसका एरिया वेक्टर होगा, होगा ना। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो साथ ही साथ जो टॉर्क था एन आई ए बी साइन थीटा, दिस एन आई ए बी साइन थीटा विल आल्सो गेट्स मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, यस सर। क्योंकि एंगल वहां पर किस किस के बीच में है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स वेक्टर नहीं हो सकता, करंट वेक्टर नहीं हो सकता, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 हो गया, तो दिस बिकम्स NIAB। अब ये टॉर्क अगर मैक्सिमम था
तो ये जो स्प्रिंग यहाँ पर हमने अटैच करा विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये जो स्प्रिंग होगा ये इस कॉइल को एक रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करवाएगा, और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो टाउ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ पर अल्फा क्या था, डिफ्लेक्टिंग एंगल, कितना कि वो रोटेट, कितना वो मूव करा, कितना वो ट्विस्ट करा। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, के अल्फा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी, देन वी आर लेफ्ट विद अल्फा इज इक्वल्स टू एन आई ए बी अपॉन के। ठीक है। यस सर। अब यहां से अगर मैं बेटा अल्फा अपॉन आई कैलकुलेट करना चाहूं, तो दिस बिकम्स NAB अपॉन K, एंड दिस इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी? कि कोई भी गैल्वेनोमीटर कितना करंट या डिफ्लेक्शंस पर यूनिट करंट वो कितना मेजर कर रहा है। ठीक है, यानी उसके अंदर पास होने वाला करंट कितना डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करा रहा है। दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम R से डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा अल्फा अपॉन आई आर, जिसको कि आप अल्फा अपॉन बी लिख सकते हो, जिसको कि हम लोग NAB अपॉन आर के लिख सकते हैं, है ना। तो हाँ सर। this can be termed as voltage sensitivity। ठीक है। ठीक है सर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, ये दोनों की दोनों चीजें किसी भी एक गैल्वेनोमीटर का इंटीग्रल पार्ट होंगी। अगर आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हो एमीटर में, ठीक है, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी काफी अच्छी होनी जरूरी है। और अगर आप उसी को कन्वर्ट करते हो वोल्ट मीटर में, तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी अच्छी होना जरूरी है। ठीक है, यस सर। क्योंकि हमें एक ऐसा डिवाइस वहां पर बनाना है, या हमें एक ऐसा मीटर बनाना है वहां पर जिसको कि हम लोग ज्यादा सेंसिटिव मान सकें। इनफैक्ट अगर वो कम सेंसिटिव होगा तो कम करंट मेजर करेगा, और वोल्टेज ड्रॉप भी हमें डिजायर्ड लेवल का या डिजायर्ड वैल्यू का हम मेजर उससे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेस होने चाहिए वो ज्यादा सेंसिटिव डिवाइसेस होने चाहिए। लेस सेंसिटिव डिवाइसेस का कोई खास मतलब हमारे पास बचता नहीं है। ठीक है। यस सर। यहां से आप एक नई चीज और कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस पूरे के पूरे फैक्टर को हम एक अलग ही तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो वो अलग तरीका क्या हो सकता है, देखें जरा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो आपने लिखा था अल्फा इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन के, तो मैं इसको लिख सकता हूं के अल्फा अपॉन एन ए बी इज इक्वल टू आई, लिख सकते हैं। यस सर। अब यहां पर सिर्फ अल्फा को अगर हम लोग छोड़ दें, तो ये बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है ना। हाँ सर। इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, एंड इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो ये जी अल्फा विल बी इक्वल टू आई, वेयर जी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। या फिर आप इसको करंट रिडक्शन फैक्टर भी कह सकते हो, करंट रिडक्शन फैक्टर। अब जो नई टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे तो ये मैंने जब चैप्टर कराया था, ये टॉपिक कराया था, तब भी हमने इसको डिस्कस किया था, बट बेटा करंट रिडक्शन फैक्टर कहीं न्यूमेरिकल में आ जाए तो उससे सोच के घबराना नहीं है कि क्या ही दे दिया। करंट रिडक्शन फैक्टर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ई होगा, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपका K अपॉन NAB होगा। ठीक है। ओके सर। तो इसको कहीं नोट कर लो, कहीं इसको लिख लो,
सो दैट कि ये आपको याद रहे। हो सकता है कि आपकी बुक्स में ये पर्टिकुलर टर्म ना दे रखी हो। ठीक है, यस सर, 1 मिनट सर। डन सर। अच्छा। अब यहाँ पर ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है, जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को एक ही पॉइंट पर फोकस करने के लिए इनकी शेप चेंज करी मैग्नेट्स की, साथ ही साथ हमने कॉइल की भी शेप चेंज करी, उसको हमने एक सिलिंड्रिकल या फिर एक स्फेरिकल कॉइल में कन्वर्ट करा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था क्या, कारण क्या थे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराने के? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह थी वो तो यही थी कि हम यहाँ पर टॉर्क को कांस्टेंट करना चाहते थे और मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते थे। ठीक है, वाइवा में यस सर। जरूर पूछते हैं, वाइवा में जरूर पूछते हैं कि इसमें जो मैग्नेट्स हैं उनके शेप कैसे हैं। तो जनरली बच्चे कहते हैं बार मैग्नेट। तो गलत, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट में बार मैग्नेट के बारे में यहाँ कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने यहाँ क्या पढ़ा कि शेप कैसी है उसकी, कॉनकेव शेप है। ठीक है, और ये कॉनकेव शेप होने की वजह से यानी कि ये कैसे हैं, सिलिंड्रिकल गोल पीसेस हैं। और ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, उसी पॉइंट को जो कि सो कॉल्ड फोकस होगा, जो सो कॉल्ड फोकस होगा इन दोनों कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स का, वहीं पर हम फिक्स करेंगे किसको, अपनी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यहां पर एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो उस केस के अंदर टॉर्क मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज द टॉर्क। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाई इट इज यूज्ड। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। एंजिला क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रिया? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा। सर ये जो स्प्रिंग होता है ये किस लिए लगाया जाता है? ये रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए। सोचो, ये कॉइल रोटेट करेगा। अब ये कॉइल जैसे ही आप करंट रिड्यूस कर दोगे, पीछे से आपने सप्लाई बंद कर दी, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, जितना ये ट्विस्ट हो चुका होगा, ये वापस एक रिस्टोरिंग टॉर्क इसके ऊपर लगाएगा और इसको कहां लेके आ जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, इसकी जीरो पोजीशन को रीइंस्टेट करा देगा ये। तो सर इसके नीचे मतलब ये स्प्रिंग भी नीचे से किसी चीज से कनेक्टेड होना चाहिए ना? ये स्प्रिंग देखो कैसे कनेक्टेड होता है, समझो कनेक्शंस कैसे होते हैं इसके कनेक्शंस बेटा ऐसे होते हैं। जहां आपके पास दो टर्मिनल्स होंगे, ये इसका क्या है, फ्रेम है, इस फ्रेम के साथ ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। यहाँ पर स्प्रिंग के साथ ये पूरा का पूरा आपका गैल्वेनोमीटर का फ्रेम हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक नीडल या पर टॉर्जन हेड है। एक नीडल जो है आपकी बेटा, तो मतलब एक वायर जो है वो यहाँ पर टर्मिनल 1 से कनेक्टेड है, और यहां से एक वायर आएगी जो कि टर्मिनल 2 से कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अपना सो कॉल्ड पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल कह सकते हो। यस सर। ठीक है, अब जैसे ही करंट इसके थ्रू आएगा, मान लो कि ये पॉजिटिव था तो करंट ऐसे आया, इसके थ्रू ऐसे वापस जाएगा नेगेटिव से। ठीक है, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी, लेट्स से कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करती है ऐसे, तो स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। और जैसे ही आप करंट जीरो कर दोगे, यानी कि आपने यहाँ से सप्लाई से इसको कनेक्ट किया हुआ था ऐसे करके, जैसे आप यहाँ पर लगी हुई की को ओपन कर देते हो, तो करंट क्या हो गया, करंट बंद हो गया, सर्किट में मूव करना, सर्किट ओपन सर्किट में आ गया। तो ये जिस डायरेक्शन में रोटेट किया था, लेट्स से क्लॉकवाइज, तो जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा, ये वापस एंटी क्लॉकवाइज आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीइंस्टेट कर लेगा। तो आपकी जो नीडल है वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगी, जीरो। ओके सर।
तो इस तरीके से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करेगा, ठीक है। यस सर। नाउ नेक्स्ट है बेटा आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। Conversion of galvanometer to emitter। देखो जरा, आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है। अब आप इस गैल्वेनोमीटर को एक सोर्स के साथ आपने इसको कनेक्ट कर रखा है। मान लिया कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा था एंड दैट करंट इज आई, और ये सारा का सारा करंट अभी गैल्वेनोमीटर में जा रहा है। मान लिया कि आप इसके थ्रू ज्यादा करंट फ्लो कराना चाहते हो, लेकिन गैल्वेनोमीटर की उतने करंट को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक शंट लगाते हैं। शंट यानी एस, रेजिस्टेंस को हमने शंट रेजिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करा। नाउ दिस विल बिहेव लाइक एन एमीटर। क्यों? ये करंट इस पॉइंट पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इधर तो गया गैल्वेनोमीटर करंट और इधर गया आपका शंट करंट। ये अरेंजमेंट कहलाएगी आपकी एमीटर। अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या कि गैल्वेनोमीटर सिर्फ उतना ही करंट ड्रॉ करेगा इस वाले नोड से जितना मैक्सिमम इट कैन होल्ड, ठीक है। बाकी सारा का सारा करंट एस के थ्रू पास कर जाएगा। अब आप कहोगे कि एस के थ्रू क्यों पास करेगा? तो हमने अभी बोला एस कैसा होना चाहिए आपका? लो वैल्यू होना चाहिए। करंट की एक बड़ी खास बात होती है कि करंट ऑलवेज मूव्स ऑन लो रिएक्टेंस पाथ, या फिर आप लो रेजिस्टेंस पाथ कह सकते हो। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी एक्सेस करंट हमेशा वहां से मूव करेगा। तो अगर आप यहां रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से ज्यादा लगा देते, ठीक है, तो ऊपर करंट कम जाता, ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाता, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। हम तो गैल्वेनोमीटर को बचाना चाह रहे थे, है ना। तो गैल्वेनोमीटर में से फिर भी करंट ज्यादा ही जा रहा है, ठीक। तो उस चीज से बचने के लिए आप यहाँ पैरेलल में क्या लगाएंगे? लो वैल्यू ऑफ शंट लगाएंगे, ठीक है। यस सर। अब जब आपने यहाँ लो वैल्यू ऑफ शंट लगाया तो आपका Ig into G will be equal to Is into S। तो शंट की वैल्यू आ जाएगी Ig into G upon Is। But there are two different relations for it। अगर हम कहें as we know यहाँ पर के करंट की वैल्यू क्या है? Ig plus Is। तो अगर हम कहें कि शंट का फॉर्मूला I minus Is into G upon Is होगा तो भी गलत नहीं है, और अगर हम कहें S equal to Ig into G upon I minus Ig होगा तो भी गलत नहीं है। तो अप्लाई क्या करें? अप्लाई करने के लिए बहुत जुडिशियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यूज क्या दे रखी हैं। जो वैल्यूज दे रखी होंगी उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे। ओके, यस सर। तो रिलेशंस दोनों क्लियर है बेटा? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसकी सीरीज में मैं यहाँ पर एक शंट लगा दूं और इसको हम लोग किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो अभी भी इसके थ्रू करंट तो Ig ही जा रहा था, ठीक। अब यहाँ जो सीरीज में आपने शंट लगाया इसकी वैल्यू हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। आप गैल्वेनोमीटर को सेव करना चाहते हो अगर एक्सेस ऑफ करंट फ्लो की वजह से होने वाले डैमेजेस से,
तो हमेशा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगाएंगे, हाई वैल्यू ऑफ शंट। हाई वैल्यू ऑफ शंट एक सेफ्टी रेजिस्टर की तरह से काम करता है। जनरली हम ऐसे कंपोनेंट्स के अक्रॉस हाई वैल्यू ऑफ शंट इन सीरीज लगाते हैं या हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाते हैं, जो कि वोल्टेज सेंसिटिव या करंट सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितने भी एलईडी सर्किट्स की बात करो, सभी एलईडीज के साथ एक सेफ्टी रेजिस्टर लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एलईडी वर्क करता है 0.6 टू 0.7 वोल्ट्स के ऊपर। आपके गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होती है, ठीक है, यानी वो ज्यादा करंट भी झेल सकता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उतनी भी ज्यादा नहीं है उसकी कि आप उसके अक्रॉस सेफ्टी रजिस्टर ना लगाएं। तो जनरली हम लोग सेफ्टी रजिस्टर किसी भी डिवाइस को बचाने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ हमने शंट में लगाया एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसा करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस सर्किट की इंक्रीज कर जाएगी, सो नेट रेजिस्टेंस विल बिकम G प्लस S। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी इंक्रीज कर जाएगा, तो ये कहलाएगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है। यस सर। रेजिस्टेंस बढ़ गई तो ड्रॉप बढ़ गया ना बेटा, तो R इज इक्वल टू G प्लस S। अब आप R को क्या लिख सकते हो, V अपॉन IG, so minus of G is equal to S. So this will be the working formula for calculating the desired value of shunt in order to change a galvanometer in a certain range of voltmeter। अगर हम किसी भी galvanometer को एक certain range of voltmeter में convert करना चाहते हैं, तो एक desired value of shunt यहाँ required होगी, and that can be calculated by using this formula, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब कन्वर्जन भी हो गया, गैल्वेनोमीटर भी हो गया। अब ये बता दो, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे हमने अभी रिवीजन करी, इफ यू फील कि स्टिल कोई एक आधा टॉपिक ऐसा है जो कि हमें दोबारा डिस्कस करना है, तो अभी बताएं, तो उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। बोलो। सर मुझे तो क्लियर है अब सब। ठीक है, अभिमन्यु। एंजेला, कोई टॉपिक है बेटा ऐसा? No, sir. अन्वेषा? No, sir. राघव? No, sir. रिया जैन? No, sir. अच्छा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो रिलेशन किया था, अच्छा पहले तो क्वेश्चन लिखो, फिर देखते हैं कि आप कैसे करते हो। ठीक, देखो, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन are accelerated from rest through same potential difference, and both enter into a uniform magnetic field at right angles. Find the ratio of their radii of curvatures. Find the ratio of their radii of curvatures. जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। सर 2:1। √2:1। 2:1 नहीं होगा बेटा। देखो, अच्छा पहले तो ये बताओ, आपने एक्सप्रेशन क्या यूज करा, फॉर्मूला क्या यूज करा? सर वही जो आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था, रिवीजन क्लास में। हाँ, लास्ट रिवीजन क्लास में मैंने लिखवाया था R is equals to
mv अपॉन bq, और mv को आपने लिख दिया था अंडर द रूट 2m e काइनेटिक अपॉन bq, यही लिखा था ना? हाँ सर। लेकिन बेटा क्वेश्चन में मैंने काइनेटिक एनर्जी तो बोला ही नहीं। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं। अब मैंने तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। लिखो यहाँ पर एक और रिजल्ट देखो। अच्छा एक बात बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यस सर। अब एक चार्ज पार्टिकल को आप पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करा दो। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यस सर। तो यानी वर्क डन को आप पोटेंशियल इनटू चार्ज भी तो लिख सकते हो व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग इट। हाँ सर। द मोर फेमस फॉर्मूला इज EV। V यहां पर कहलाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू E काइनेटिक व्हिच इज इक्वल्स टू EV। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2m EV अपॉन BQ। अब E के बजाय आप चाहें तो यहाँ Q यूज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के बजाय क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है ना? यस सर। तो अब आपके पास एक रिलेशन बन गया 2mqv अपॉन bq। तो यानी आपके पास तीन रिलेशंस हो गए R के, एक ये और एक ये। तो जब भी कभी पोटेंशियल का रिलेशन आए, नाउ लकीली यहां पर उसने बोला बोथ आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। लेकिन अगर उसने बोला होता कि पहले वाले को आपने जिस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया, दूसरे वाला उससे 3 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर फंस गए थे। फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ इस रिलेशन से फॉर्मूला नहीं निकल रहा था, ठीक है, मतलब रिलेशन नहीं निकल रहा था। अब यहां निकल जाएगा। तो अब आप निकाल सकते हो R of proton upon R of alpha particle. So this will be under the root 2m, प्रोटॉन के लिए तो Q ही रहेगा, और V as it is, this is mass of proton upon BQ। यहां आ जाएगा अंडर द रूट 2m of alpha। Q of alpha कितना हो जाएगा? 2 times of Q upon V 2 times of Q, यही हो जाएगा ना? यस सर। बस अब सब चीजें कैंसिल आउट कर दो और आंसर निकाल लो। m अल्फा को आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ m ऑफ p, लिख सकते हैं ना? हाँ Yes, सर। sir. तो बस अब सॉल्यूशन कर लेना। तो कहने का मतलब बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखो वहां पर, ठीक? उसने बोला पोटेंशियल, वर्ड यूज करा उसने वहां पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर वो यूज कर रहा है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट कि भाई वो पोटेंशियल ही क्यों आपसे यूज करवा रहा है, क्योंकि वो ये देखना चाह रहा है कि क्या आप ये रिलेशन जानते हो या नहीं जानते, ठीक है? ओके सर। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखें, ये आपका मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखें, a rectangular loop of side 0.25 meter, a rectangular loop of side 0.25 meter and 0.10 meter, a rectangular loop of side 0.25 meter and 0.10 meter
carrying a current of 15 ampere with its longer side. Carrying a current of 15 ampere with its longer side parallel to a straight conductor 0.02 meters apart. ये distance है 0.02 meters apart. Carrying a current of 25 amperes. What is the net force on the loop? फटाफट calculate करें. What is the net force on the loop? ये आपका सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन. अच्छा इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस. तो देखें फोर्स ऑन एस आर पर यूनिट लेंथ विल बी म्यू नॉट I1 I2 25 into 15 अपॉन. सर 1 मिनट करने तो दो. हाँ करो. हो गया. हाँ सर, बस थोड़ा सा बचा है. तो एफ एस आर पर यूनिट लेंथ ये आ रहा होगा आपका. सिमिलरली एफ पी क्यू पर यूनिट लेंथ आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. अब ये हो जाएगा 0.12 0.02 प्लस 0.1 तो 0.12 हो जाएगा ये. हाँ 0.12 हो गया. और ये हो जाएगा 25 into 15. अब सीधी सी बात है ये वाला डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी. तो नेट फोर्स होगी आपके पास एफ एस आर पर यूनिट लेंथ माइनस ऑफ एफ पी क्यू पर यूनिट लेंथ. ठीक है. डायरेक्शंस दोनों की अपोजिट होंगी क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर होगा फोर्स का और इस वाली के लिए फोर्स का नेचर क्या हो जाएगा? हो जाएगी तो वो रिपल्सिव हो जाएगा. बस निकल जाएगा. सब कुछ हाँ. कांस्टेंट है. म्यू नॉट 25 into 15 अपॉन 2 पाई ये सब कांस्टेंट है. 1 अपॉन 0.02 माइनस 1 अपॉन 0.12. इसको सॉल्व करना है आपने नेट फोर्स का. ठीक है. यस सर. अच्छा जी.
अच्छा, एक कन्वर्जन ऑफ एमिटर का और कर लेते हैं, या कन्वर्जन ऑफ, हाँ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमिटर या वोल्टमीटर का लेते हैं। इसका तो हमने असाइनमेंट पहले डिस्कस किया हुआ है बेटा। नहीं सर, जो अभी दिया था रिवीजन की फर्स्ट क्लास में, वो वाला तो नहीं हुआ था अभी डिस्कस। नहीं 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 नहीं, इसका मैं कह रहा हूँ, इसका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का तो पहले डिस्कस किया हुआ है ना एक असाइनमेंट। हाँ सर, एक बार किया था। अच्छा चलो, what should be the resistance of a galvanometer shunt what should be the resistance of a galvanometer shunt if the galvanometer is to be converted into a voltmeter of नहीं, voltmeter नहीं, emitter of into an emitter of maximum range 10 amperes whereas the galvanometer shows full scale deflection for 10 milliamperes. The internal resistance of the galvanometer is 200 ohms. अब ये वाले क्वेश्चन में सभी कुछ बिल्कुल सीधा सीधा है, ठीक है। शंट निकालना है आपने, फॉर्मूला होता है Ig इंटू जी अपॉन I माइनस Ig। अब उसने यहाँ पर ये कहा कि गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट करो एक एमिटर में जिसकी मैक्सिमम रेंज 10 एम्पियर्स हो। ये जो I है बेटा, दिस I इज मैक्सिमम रेंज ऑफ एमिटर, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू जितनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो शो कर रहा है वो होगा उसका गैल्वेनोमीटर करंट। तो शंट आपने निकालना है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 200, कितना मिली एम्पियर दिया था हमने, 10 मिली एम्पियर्स ना। यस सर, 10 मिली एम्पियर दिया था। ठीक है, तो 10 into 10 to the power minus 3 अपॉन I हो गया 10 माइनस 10 into 10 to the power minus 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो S हो जाएगा आपके पास 2000, और ये कट के माइनस से कट के सिर्फ 2 ही रह गया, ऊपर आ गया आपके पास, नीचे आ गया आपके पास 10 माइनस 10 अपॉन 1000 यानी के 1/100। तो ये होगा आपके पास 200 अपॉन 1000 माइनस 1, ठीक है। तो शंट की वैल्यू है बेटा 2/9.99। हाँ, तो 200 अपॉन 999 ये आना चाहिए, ठीक है, हाँ सर। ओम्स में। सर इसको अप्रोक्स करके 1/5 नहीं कर सकते क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा मत करना, वो 2/9.99 ही चलने देगा इसको। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ तक ये वाला पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, पहले एक क्लास नए चैप्टर की और फिर 2 रिवीजन, ठीक है।
यस सर। तो Yes, नेक्स्ट yes, sir. रिवीजन कौन से शुरू करेंगे? हाँ बेटा, सेकंड पार्ट का नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे। सर कौन सा चैप्टर? आप लोग बता दो, ऑप्टिक्स करना है या एटम्स न्यूक्लियाई करना है? मुझे लगता है एटम न्यूक्लियाई ज्यादा सही एटम रहेगा। न्यूक्लियाई छोटा रहेगा, वो हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो एटम्स न्यूक्लियाई स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पहले एटम्स न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिज्म की रिवीजन। ठीक है, और उसमें हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म छोटा सा पार्ट है, 2-3 टॉपिक, वो उसी में कवर कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।